चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की और अमेरिका के एक फैसले के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में कैसे बात ठन गई है। इसके साथ ही हम एक पाकिस्तान की खबर पे भी बात करेंगे जिसमें आसिम मुनीर पर अब लोग सवाल उठाने लग गए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश की खबर के साथ। बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी हो गई है। तारिक रहमान जो करीब 17 साल से सेल्फ एग्जाइल में यूके में रह रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश की एक एयरलाइन से ढाका में वापसी की है। तस्वीरें खूब आई, बुलेट प्रूफ बस, हजार लाखों का हुजूम। तारिक रहमान एक उम्मीद की किरण के तौर पर बांग्लादेश लौटे हैं। तारिक रहमान खालिदा जिया के जो बेटे हैं, कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे अगर चुनाव होता है तो। हालांकि जैसे कि चुनाव की हमने बात की, तो चुनाव के हिसाब से भी इनका बांग्लादेश पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। दरअसल इस समय बांग्लादेश में जो फरवरी में होने वाले चुनाव हैं, जो पार्टियां बांग्लादेश में अभी चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनमें एक तरफा आपको विचार दिखेगा। मोहम्मद यूनिस जो कि सत्ता में है, उन्हीं की बैक्ड एक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी है जो कि छात्र आंदोलन से उभरी और फिर एक पार्टी के रूप में आई, लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस की बैक पार्टी लगती है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी पार्टी है, उनके साथ कई और मुस्लिम पार्टियां हैं जो उनके साथ जुड़कर चुनाव लड़ रही हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, जिसे बैन कर दिया गया है और उसके तमाम छात्र युवाओं को भी बैन किया गया है, उनकी तमाम चीजें बैन हैं और वो लगभग अभी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में मोहम्मद यूनिस को के जैसे बड़े चेहरे, हालांकि अभी बड़े चेहरे वर्तमान समय में तो बन ही गए हैं, जिस तरीके से एक चेहरा देख रहा था उसके रूप में तारिक रहमान का बांग्लादेश पहुंचना और बीएनपी के पार्टी की तरफ से लड़ना एक दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश को देता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि एक उम्मीद की किरण दिख रहे हैं राम। जो तारिक रहमान आए हैं कल नहीं परसों, यानी कि 27 तारीख को, वो बांग्लादेश में इलेक्टोरल प्रोसेस जो भी है, जो वोटर बनने का प्रोसेस है, वो पूरा करेंगे। उसके बाद आई थिंक कोई चुनाव, उनकी कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उसका भी ऐलान हो चुका है कि वो उस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल चुनाव होंगे कि नहीं, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उस्मान हादी का भाई जो है उमर हादी, उसने बोला है कि यूनुस ने चुनाव डिरेल करने के लिए कहा है। उस्मान हादी के ही प्लेटफॉर्म इनकलाब मोर्चा ने बोला कि अगर उस्मान हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो हम ये चुनाव नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी वैसे भी कोई खास उसका इंटरेस्ट है नहीं चुनाव लड़ने में। को लेकर भी कई जो पार्टियां हैं या जो छात्र नेता जिस तरह से उभरे, उनकी जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी कहा कि जुलाई चार्टर की अगर सभी शर्तें नहीं मानेंगे तब भी चुनाव नहीं होने देंगे। तमाम चीजें होने देने के लेकर ही कई तरह के सवाल है। तमाम चीजें मैं जो गिनवा रहा था, मैं पार्टियों के नाम ले रहा था, तो ऐसे में बीएनपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकते हैं तारिक रहमान। लेकिन अगर 12 फरवरी को चुनाव होता है, ये तो पक्का है कि अगर 12 फरवरी को चुनाव होगा तो जो बांग्लादेश के हालात हैं उसमें तारिक रहमान की लीडरशिप में बीएनपी चुनाव जीतेगी। तारिक रहमान प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। फिलहाल इंडिया के लिए उनका क्या स्टांस होगा, क्योंकि पुरानी सरकारों को देख ले तो वो काफ़ी खासा अच्छा नहीं रहा है बीएनपी की। ऐसे में ये सरकार कैसे इंडिया के साथ काम करेगी वो देखने की बात है, और इंडिया अभी इस बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा है। लेकिन बांग्लादेशियों को ये लगता है कि तारिक रहमान का आना बांग्लादेश बदल जाएगा। मुश्किल है, या जो भी है, जो फिलहाल किस तरीके से तारिक रहमान अपनी सत्ता को चलाते हैं वो बहुत जरूरी, क्योंकि जब बांग्लादेशियों ने यूनुस का भी स्वागत किया था तब भी ऐसे ही लाखों की भीड़ सड़कों पर, यूनुस का एयरक्राफ्ट से उतरना, उसके बाद हजारों लाखों लोगों की भीड़ को उनके स्वागत में पहुंची। लेकिन यूनुस ने क्या किया, बांग्लादेश को और भी आग में झोंक दिया। तो अब तारिक रहमान अगर जीतते हैं, जो होता है वो तमाम चीजें आने वाले समय में डिसाइड होगी, वो तमाम चीजें कैसे निकलती हैं। लेकिन तारिक रहमान का सर लेकिन आना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह से ये बांग्लादेश में आए, बीएनपी की जो ये एक्टिंग चेयरमैन है, जो इनके चेयरमैन है, वो उनकी तबीयत खराब है और वो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनके एब्सेंस में इनका बांग्लादेश में आना और चुनाव को लेकर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट करना, जिस तरह से बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया है और जिस तरह से वो लोग मिल रहे हैं इनसे, एक दूसरा पिलर खड़ा होता हुआ जरूर दिख रहा है। बांग्लादेशी तो इतने एक्साइटेड है, मैं बांग्लादेशी मीडिया तक की बात करूं, इतनी एक्साइटेड है कि वो ये कवर कर रही है कि
तारिक रहमान बांग्लादेश आ गया, अपनी फैमिली के साथ आए, उनकी वाइफ, उनकी बेटी आती है, उनकी बिल्ली भी आई है, वो ज्यादा न्यूज में है। वो ज्यादा न्यूज में है। तो बिल्ली आ रही है, बिल्ली का भी आना, तमाम चीजें। एक कहा जाता है ना कि जब डूबते को तिनके का सहारा, तो तारिक रहमान को वो तिनके के सहारे के रूप में देख रहे हैं। अब तारिक रहमान कैसा काम करते हैं, क्या करते हैं, वो चुनाव कैसे लीड करते हैं बीएनपी के लिए, ये तमाम चीजें भविष्य की गोद में है कि क्या होने वाला है। लेकिन उससे जरूरी चीज ये है कि आवामी लीग को बोला गया है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकती। इसी बात पे मैं आपसे बात करने वाला था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आया है। और ये दरअसल क्यों आया है ये समझ लीजिए। यूएस के कई कांग्रेसमैन लॉ मेकर्स ने ये मोहम्मद यूनुस को लिखा कि इस तरीके से अवामी लीग को चुनाव से अलग रखना लोगों की फ्री और फेयर विल ऑफ इलेक्शन पे आप नहीं अलाउ कर रहे हैं। इस तरीके से आप इन्हें भी अलाउ करें चुनाव के लिए। तो उस पर ये जिस तरीके से अमेरिका का मोहम्मद यूनुस पे दबाव पड़ रहा है अवामी लीग को लेकर, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा जहां तक अवामी लीग की बात है, हम एकदम हमारा पर्पस क्लियर है कि अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूं कि अवामी लीग सबसे ज्यादा बांग्लादेश में रूल करने वाली पार्टी है। अवामी लीग ने 9 बार चुनाव जीता, यानी कि बांग्लादेश के लोगों का मैंडेट 9 बार अवामी लीग को मिला। इस बीच जो प्रेस सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के, यूनुस की इंटरिम, यूनुस रिजीम मैं इसको कहूंगा, यूनुस गवर्नमेंट नहीं, यूनुस इंटरनल गवर्नमेंट नहीं, यूनुस की जो रिजीम है उसमें आवामी लीग को बैन कर देना। उनके प्रेस सेक्रेटरी जो है यूनुस रिजीम के, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो क्लियर हैं भैया कि हम आवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। 9 बार की जीती हुई पार्टी है। शेख हसीना ने भी बोला कि हमने इतनी बार चुनाव जीता, लोगों के विल से हम चुनाव, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिग्ड भी इलेक्शंस है लेकिन लोगों ने वोट किए हैं बांग्लादेश, तभी सरकार बनी। आप आखिरी चुनाव को अगर रिग्ड कह देते हैं कि जो हाल में हुए, उससे पहले तो उनको, क्योंकि बीएनपी की शासन के बाद दोबारा वोटिंग हुई, शेख हसीना जीती। अगर बीएनपी सत्ता में थी तो शेख हसीना इलेक्शन नहीं रिग करवा सकती थी, तो इसलिए शेख हसीना को लोगों का वोट मिला था। ऐसे में अगर आप शेख हसीना की पार्टी को पूरी तरीके से वाइप आउट करना चाहते हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। लेकिन खैर, एक तानाशाह है, तानाशाह बैठा है, तानाशाह को जिस तरीके से मूड करेगा वो उस तरीके से करवाएगा। देखिए, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में भरोसा करता है वो ये बातें कहेगा। लेकिन अब अगर बीएनपी चुनाव ये होता है, बीएनपी ये चुनाव जीतती है, तो देखने वाली बात है कि क्या बीएनपी आवामी लीग पर लगे हुए बैन को हटाएगी कि नहीं। अगर वो हटाते हैं तो उनकी ये बात मानी जाएगी। दूसरी चीज एक मैं आपको फैक्ट में बताता हूँ कि शेख हसीना और तारिक रहमान, इन दोनों ने एक चीज यूनुस को बहुत क्लियर शब्दों में बोली थी। दोनों ने बोला, शेख हसीना ने भारत में रहते हुए बोला, तारिक रहमान जब यूके में थे तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यूनुस जो है वो कोई नहीं होता, यूनुस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश के डिसाइड करे। यानी कि यूनुस की रजीम को शेख हसीना तो नहीं पसंद कर रही है, बात सही है। शेख हसीना आउटस्टेट प्राइम मिनिस्टर है, वो भारत में शरण लेके बैठी हुई है। लेकिन जिस लीडर का वेलकम बांग्लादेश कर रहा है, जिस लीडर को बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है, तमाम बांग्लादेशी मीडिया क्या कवरेज देखेंगे आप, चाहे डेली स्टार, चाहे प्रथम वालों, चाहे जो भी हो, वो तारिक रहमान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा बिल्ली का आना, उनकी बेटी का आना, एक एक चीज की किस तरीके से वो आए तो उन्होंने नंगे पांव बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा, उसको फील किया, ये तमाम चीजें। तारिक रहमान बांग्लादेश को आगे कैसे लेके जाते हैं, अगर बांग्लादेश में चुनाव होते हैं, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं, किस तरीके से वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को लेते हैं। क्योंकि बांग्लादेश का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो पॉलिटिकल असैसिनेशंस, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा रहा है। बांग्लादेश के इतिहास में रहा है कि पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं। आप पॉलिटिकल किलिंग्स की बात कर रहा हूँ, आपके खुद के देश के जो फाउंडर है शेख मुजीबुर रहमान, उनको ही बांग्लादेश की आर्मी ने गोली मार दी थी। तमाम लीडर्स को एक हफ्ते में 4 बार कू होना, ये तमाम चीजें बांग्लादेश में हो चुकी हैं। ऐसे में अब तारिक रहमान क्या नए तरीके से बांग्लादेश को खड़ा करना चाहते हैं? तारिक रहमान चूंकि नेक्स्ट जनरेशन लीडर हैं बांग्लादेश के, यूनुस की भी एज बहुत ज्यादा है, तारिक रहमान करीब 55-58 साल के हैं, तो उनको एक तरीके से एक जो नई सोच से अलाइन करने वाला इंसान हम के तौर पे देख सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि तारिक रहमान अगर सत्ता में आता है तो वो बांग्लादेश को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। तारिक रहमान के बांग्लादेश जाने के बाद वहां की राजनीति कैसे बदलती है, ये तो अभी भविष्य के गोद में ये बात छिपी हुई है। लेकिन सुरक्षा को लेकर अभी भी बांग्लादेश में स्थिति खराब बनी हुई है। आए दिन बम धमाके सुनाई देते हैं और अभी भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सर्वा माने जाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर से अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। दरअसल इमरान खान पार्टी के जब उनकी सरकार थी तो उनके एडवाइजर थे मिर्जा शहजाद अकबर।
इन्होंने आसिम मुनीर को लेकर एक बयान दिया जिसके बाद इन पर हमला हुआ। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आसिम मुनीर से सवाल पूछे जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में ये हमला हुआ है उनके ऊपर। मिर्जा शहजाद अकबर हैं जो इमरान खान के एडवाइजर हुआ करते थे। उन्होंने आसिम मुनीर को लेके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेके क्या बातें कहीं, पहले मैं आपको सुनवा देता हूं। आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। सुना आपने, उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल है, फियर एंड टेरर। ये जो फियर एंड टेरर की बात है, ये लगता है आसिम मुनीर को खासी पसंद नहीं आई। इसके बाद आईएसआई ने या आईएसआई के लोगों ने उनके घर के पास में उन पर हमला करने की कोशिश की है। एक मास्क मैन ने उन पर हमला किया जिसके बाद उन्हें चोट आई है, उनके जबड़े पर चोट आने की खबर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सर अब जो है आसिम मुनीर पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बेशक वो पाकिस्तान में नहीं उठा पा रहे क्योंकि पाकिस्तान में संभव तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन दूसरे देशों में जहां भी ये संभव हो पा रहा है अब उन पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं, मैं अब से पहले बता दूं और भी सवाल उठे थे। आसिम मुनीर जब ट्रम्प के साथ खाना खाने गया था तब यूएस में किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे ये पूरी दुनिया ने देखा। जब आसिम मुनीर ने वो बम्पर एंड ट्रक वाला एग्जांपल दिया था बहुत मशहूर कि अगर शाइनिंग मर्सिडीज है इंडिया तो पाकिस्तान एक डंपर है, और वो ऐसे भी डंपर है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और ये डफर है, और क्यों कह रहा हूँ एक खबर हम आपको आगे और बताएंगे जिसके आधार पर मैं बात कह रहा हूँ। तो इसमें उसमें भी जब वो जिस भीड़ के सामने उसने ये दिया था उसमें इतने प्रोटोकॉल्स की इवेंट से कुछ देर पहले बताया गया कि इवेंट होना कहाँ है, कहाँ पे आसिम मुनीर बातचीत करेगा। आसिम मुनीर के इवेंट से पहले उसके लोगों के फ़ोन रखवा लिए गए, तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, कोई किसी तरीके का कैमरा नहीं, कुछ नहीं। इन सब के बीच में ये बातचीत कही थी आसिम मुनीर ने। तो फिर भी बात बाहर आ गई, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि जिस तरीके से आसिम मुनीर, अभी आपने कहा कि अब सवाल उठ रहे हैं, या ये सवाल लोगों के लगातार उठ रहे थे। लोग अब इंडिविजुअल लोग, एक मास मूवमेंट जो चल रहा था, वो इंडिविजुअल बड़े नाम जो इमरान खान की पार्टी से एसोसिएटेड रहे हैं, जो या आसिम मुनीर के रिजीम को पसंद नहीं करते, ऐसे लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ये अब जरूरी हो गया कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको विदेशों में भी आसिम मुनीर टारगेट करना शुरू कर चुका है। अब आसिम मुनीर ये मैसेजिंग करना चाहता है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, अगर आप मेरे खिलाफ सवाल उठाएंगे तो मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और मैं पहुंचूंगा भी। तो ये इस लिहाज से ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है। जिस तरीके से मिर्जा शहजाद अकबर के ऊपर हमला हुआ है, वो हमला ये मैसेजिंग है पूरी दुनिया को। मैं अगर कहूँ कि पूरी दुनिया में जो भी आसिम मुनीर के विरोधी हैं उनके लिए मैसेजिंग है कि आप कुछ भी कीजिए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से यूके से इन्होंने डील की कि ग्रूमिंग गैंग्स के लोगों को हम वापस ले लेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं, जो लंदन में जाके बसे हैं, इलीगल इमिग्रेंट जो पाकिस्तानी हैं, वो ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा हैं, तो ज्यादातर पाकिस्तानी को लेना पड़ेगा इसलिए। लेकिन ये जो आसिम मुनीर का साला है, यानी कि जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उसने बोला था कि आप दीजिए, ठीक है, लेकिन 2 नाम हम दे रहे हैं, एक मेजर आदिल राजा का, एक और नाम। इन 2 लोगों को बोला था कि इन 2 लोगों को आपको देना पड़ेगा। और ये 2 नाम बहुत प्रोमिनेंट नाम है पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर के रिजीम पर सवाल उठाते हैं। मेजर आदिल राजा आसिम मुनीर की वो पोल खोलते हैं। मेजर आदिल राजा ने बताया था किस तरीके से आसिम मुनीर के जो कोर्समेट्स हैं वो कहते हैं कि ये एक डिसीवर है, एक धोखेबाज है। तो ये तमाम चीज़ों में ये मैसेजिंग तो शुरू हो गई थी यूके से। अब ये कि अब हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, अब हम आपको टारगेट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो हो रहे थे, पाकिस्तान के बाहर भी होगा। तो ये बड़ी चीज़ है। आपने एक बात कही थी कि ये डंपर है, ये प्रूफ करने वाले थे। मैंने ये बात इस आधार पे कही थी कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद में, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे तो अब इजीली अवेलेबल है। उस वीडियो में या एक प्रोग्राम में वो कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की 30% आवाम जो है वो मेंटली इल है। सुन लीजिए, 30%।
क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। मेंटली इल है और अगर हम उनकी पॉपुलेशन के किसी भी देश की अगर टोटल पॉपुलेशन की 30% आवाम मेंटली इल है तो वहाँ की स्थिति कैसी हो सकती है आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपको हामिद मीर साहब आपने हामिद मीर साहब का बयान भी सुना, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। 90% आपकी आवाम मेंटली इल है, जो 10% बचे हुए हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं और उन्हीं को अब टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान आसिम मुनीर के पपलुओं द्वारा। तो ये एक चीज़ है कि आप पाकिस्तान में रहने वाले 30% लोगों को नहीं, एक रिसर्च भी कह रही थी कि पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं। पाकिस्तान में 50% ही या उससे आसपास के लोग को 2 वक्त का ढंग का खाना नहीं मिलता, साफ पानी नहीं मिलता है। मेंटली इल ऑब्वियसली जब पोषण नहीं होगा तो कुपोषण होगा, तो कुपोषित पाकिस्तानी हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर अमेरिका और यूरोप से संबंधित है। अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है कि यूरोप के नेता परेशान हो गए। दरअसल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूरोप के कुछ नेताओं के वीज़ा पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे को लेकर अब अमेरिका और यूरोप में ठनाठनी बन गई है। दरअसल यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि अमेरिका इनके वीज़ा रोक कर ज्यादती कर रहा है, इनके वीज़ा रोकने का आधार नहीं है। अमेरिका का कहना है कि ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन पे जो डीएसए एक्ट बना था उसके आधार पर इन्होंने कार्रवाई की है, जिसकी वजह से अमेरिका की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे पर अब ये बात यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीएसए क्या है? यूरोपियन यूनियन का कहना है कि सोशल मीडिया पे वो कंटेंट जो हेट स्पीच बनाते हैं या हेट स्पीच क्रिएट करते हैं उन पर वो बैन लगाते हैं और वो फाइन भी लगाते हैं। आरोप है अमेरिका का कि इससे उनकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है और इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में अब ठनाठनी हो गई है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इससे हम डेमोक्रेसी को बचाते हैं, वहीं अमेरिका का कहना है कि आप फ्री स्पीच पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि अभी तक जितना इस खबर को पढ़कर हमने सुना है, समझा है, पूरा मामला व्यापार का बनता है। जिन कंपनियों पे फाइन लगता है उनके जब उनको सेंसरशिप लगती है, इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में सर बात बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो 5 लोग हैं जिनके ऊपर ये बैन लगा हुआ है, इनमें थियरी ब्रेटन है जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है इस डीएसए के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के, जिन्होंने ये पूरा एक्ट अपनी लीडरशिप में तैयार करवाया, जिसके लिए यूएस खासा परेशान है। इमरान अहमद जो यूएस नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हिट के सीईओ हैं। इसके अलावा एन्ना लेना वॉन हॉन्डेनबर्ग जर्मनी की हैं, जोसेफिन बेलॉन जर्मनी की ये भी हैं, क्लेयर मेलफोर्ड यूके की हैं। इन लोगों पर ये बैन लगा हुआ है। ये बैन ट्यूसडे को लगा दिया गया था और यूएस ईयू टेक रेगुलेशन के टेंशन के तहत इन लोगों पर बैन लगाया गया। अब ये देखना होगा कि इसमें ये लड़ाई कहां तक खिंचती है, क्योंकि जब से नेटो को ट्रंप ने सुधारने की कोशिश की, जब से पुतिन की, अगर मैं चाटुकारिता वर्ड कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पुतिन की चाटुकारिता में जिस तरीके से यूरोप को नीचा दिखाना, नेटो को नीचा दिखाना, इन सब चीज़ों की कोशिश की। ऐसे में यूरोप के देश अब खुल के ट्रंप का विरोध करें। एक फोन को ऑडियो कॉल भी वायरल हुई थी, जिस तरीके से मैक्रो ने जेलेंस्की को वार्न किया था और जर्मन चांसलर से बातचीत करते हुए कहा था कि हम जेलेंस्की को अकेला नहीं छोड़ सकते, अमेरिका यानी कि ट्रंप, क्योंकि वही इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जेलेंस्की को धोखा दे सकते हैं। जिसकी आज हमने जो सर ने आज कैप्सूल में कवर भी किया कि किस तरीके से ट्रंप ने उसको बस के नीचे फेंक दिया है, किस तरीके से उसको सरेंडर के लिए मजबूर करना चाह रहा है। एक ऐसी डील बनाई जिसमें पूरी तरह से उसको नुकसान ही दिखा, वही चीज। तो इसलिए यूरोप खुलकर अब ट्रंप और उसकी नीतियों का विरोध करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम लोग ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।